हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे सांख्यिकी कक्षा 8वीं का। इसके अंतर्गत हम लोग आज प्रश्नावली 6.1 का सवाल हल करेंगे। तो इसमें देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 में हमको बोला गया है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य औसत ही है। तो इसमें हमको आंकड़ा दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे आंकड़ा दिया है, सब पहला सवाल में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको दिए गए आंकड़े हैं, जैसे इसको जोड़ना है और ये संख्या कितने हैं, आंकड़ों की संख्या कितना है या पदों की संख्या कितना है वो हमको गिनना है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 पद है, तो इनको जोड़ने से हमको 504 प्राप्त हो रहा है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या पदों की योग या पदों की संख्या भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हमको यहाँ पे जो आंकड़ों का योग है 504, इसको आंकड़ों को योग की जगह में रखना है, और आंकड़ों की संख्या है इसको आंकड़ों की संख्या की जगह रखना है। इसके बाद 7 से 504 को भाग देंगे तो हमको 72 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा समांतर माध्य क्या हुआ? 72। इसी प्रकार और आगे के सवाल देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल में हमको बोला गया है कि 50 से 70 तक की सम संख्याओं का माध्य हमको ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें 50 से 70 तक की सम संख्या हमारे पास क्या क्या हो सकता है? 50 से बोला है तो 50 भी शामिल है, 70 तक बोला है तो 70 भी शामिल है। तो सम संख्या हमको देखना है, तो हमारे पास संख्या हो जाएगा 50 52 54 56 58 60 64 66 68 70। ये क्या हुआ? सम संख्या हुआ। कुल आंकड़े हमारे पास कितने मिले? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंकड़ों की संख्या 10 हो गया। हम इसको आंकड़ों का योग ज्ञात करेंगे, तो आंकड़ों का योग हमको प्राप्त हो जाता है इसको जोड़ने से 660। इसी प्रकार से हमारा समांतर माध्य हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 660 बटे 10। इसको भाग दिया तो एक शून्य कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 66। तो हमारा समांतर माध्य क्या प्राप्त हुआ? 66। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में हमको बोला है मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका ज्ञात करने बोला जाएगा जब भी, तो हमको यहाँ पे ये व्यक्तिगत आंकड़ा है ना। तो व्यक्तिगत आंकड़ा के लिए हम देखते हैं कि इसमें ये जो दिए गए पदों की संख्या है वो सम है कि विषम है। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला है, सम संख्या के लिए अलग और विषम संख्या के लिए अलग। यहाँ पे देखते हैं कि पदों की संख्या यहाँ पे n 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है यहाँ पे, तो ये सम है। तो सबसे पहले हमको जो दिए गए आंकड़े हैं उसको बढ़ते क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम बोलते हैं इसको। तो सबसे छोटे वाले को पहले लिखा, उसके बाद उसके बड़े, उसके बड़े, उसके बड़े, सबसे बड़े को आखिरी में। इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, और यहाँ पे पदों की संख्या n कितना है वो लिखेंगे। यदि सम संख्या है तो ये नीचे दिए वाला ये वाला सूत्र हम लोग उपयोग करेंगे, और यदि विषम संख्या हो तो हम अगला सवाल में जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो जब हमको n बराबर 8 मिले तो जो सम संख्या है, तो हमको हमारा मध्यिका हो जाता है n/2वां पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वां पद का मान। एक्चुअली होता क्या है, सम संख्या होगा तो यहाँ पे बीच में हमको दो मध्य पद प्राप्त होता है ना भाई। जैसे 8 है तो 8 का आधा हुआ 4, तो चौथा पद बोलेंगे तो ये चौथा पद 7 हुआ, लेकिन ये बीच वाला नहीं हुआ ना भाई। इसलिए क्या करते हैं, इसका चौथा वाला और पांचवा वाला पद लेके इसको 2 से भाग देते हैं। ये फार्मूला वही है। तो n/2वां पद का मान धन n/2 प्लस 1वां पद का मान बटे 2। तो n बराबर कितना है? यहाँ पे 8 है, वो रखेंगे, है ना। उसके बाद हम 8 को 2 से भाग दिया तो कितना प्राप्त हो गया? 4। तो चौथा पद का मान धन पांचवा पद का मान बटा 2। चौथा पद का मान यहाँ पे 7 है और पांचवा पद का मान 9 है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, तो 7 धन 9 को जोड़ा, 2 से भाग दिया, तो हमको प्राप्त होता है 8। तो इस प्रकार इस प्रश्न का मध्यिका कितना प्राप्त हुआ? 8। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में एक कक्षा के 11 छात्रों की तौल मतलब वजन निम्न प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी मध्यिका हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जैसे 11 है ना भाई। 11 छात्र का वजन है, तो 11 जो है आंकड़ों की संख्या है, ये विषम है।
तो विषम है तो क्या होगा, इसका एग्जैक्ट जिस दो भागों में इसको बांट देंगे तो एग्जैक्ट मध्य पद प्राप्त होगा। तो सबसे पहला काम है इसको हम आंकड़े दिए गए हैं उसको बढ़ते क्रम में जमाना। तो इसको बढ़ते क्रम में जमाया इस प्रकार से, तो इसमें n कितना है 11 जो विषम संख्या है, अतः मध्य का बराबर हो जाता है n प्लस 1/2 पद का मान। तो 11 धन 1 12 और 12/2 और पद का मान हो जाएगा, और 12 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, छठा पद का मान। छठवां पद का मान कितना है, तो इसमें देखना है यहाँ पे कि छठे पद का मान कितना है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद। छठा पद क्या है यहाँ पे 30 है, इसलिए हमारा मध्य का क्या हुआ 30 है ना, और ये वजन है किलोग्राम में है, इसलिए 30 किलोग्राम हमारा मध्य का मान हुआ। इसी प्रकार अगला सवाल हमारे पास है पांचवा, जिसे बोला है कक्षा 8वीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए, है ना। तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है अंक, इसके मध्य का हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। तो यहाँ पे पदों की संख्या 9 है जो विषम है, अतः विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो n प्लस 1/2 पद है ना, तो n बराबर 9, 9 का मान रखेंगे n का जगह में, फिर हमारा हो जाएगा n प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2 और 2 से 10 को भाग दिया, हमको प्राप्त होता है 5। मध्य के बराबर कौन सा हो जाएगा, पांचवा पद का मान। तो ये बढ़ते हुए क्रम में जो आंकड़ा जमाए हैं उससे पांचवा पद कौन सा है वो देखेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद क्या हुआ 67, इसलिए हमारा मध्य का क्या हुआ 67, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं छठवां सवाल। छठवां हमारा बहुलक से संबंधित है। तो बहुलक मतलब होता है जिसकी बहुलता हो या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आए या जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो वो हमारा बहुलक अंक या बहुलक संख्या या बहुलक आंकड़ा कहलाता है। तो हमारा छठवां सवाल है दिए गए आंकड़ों से बहुलक प्राप्त कीजिए। ये व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े हैं, तो इसको सबसे पहले हम या तो ऐसा भी देख सकते हैं कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार है, या हम इसको ऐसे आरोही क्रम में जमा लें तो इसको कौन सा संख्या ज़्यादा बार आया है उसको छांटने में आसानी होती है। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे अधिक बार हमारे पास एक जो है 1 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 7 2 बार आया है, 9 जो है 3 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा है 9 सर्वाधिक 3 बार आया है, अतः हमारा बहुलक अंक क्या हुआ 9। जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा आंकड़ा बहुलक आंकड़ा होता है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है इसको भी आरोही क्रम में जमाया इस प्रकार से, है ना। इसमें 5 जो है 3 बार आया है तो हमारा बहुलक क्या हुआ 5। और इसी प्रकार से तीसरा जो सवाल है इसमें इसको भी आरोही क्रम में जमाया, तो यहाँ पे भी 5 जो है 3 बार आया है, हम इसलिए हमारा बहुलक हो जाएगा 5। उसके बाद सातवां सवाल है निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जब भी बोला जाता है हम इसको आरोही क्रम में जमाएंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा संख्या या अंक सबसे अधिक बार आया है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है 3 जो है 5 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हुआ 3 हुआ। जिसकी बहुलता हो वो बहुलक है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8वां बोलता है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें दिए गए आंकड़े हैं 5 विषम प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास 1 3 5 7 9 हो सकते हैं। तो आंकड़े कितने हो गए 5, इसको जोड़ा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, तो ये कितना हुआ 25 हुआ। इसलिए समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अतः समांतर माध्य बराबर 25/5। तो भाग दिया 5 से 25 को कितना हो जाएगा 5, इसलिए उसका उत्तर कितना हो जाएगा 5। इसके बाद है 9वां सवाल। 9वें में बोलता है संख्याएं 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें दिए गए आंकड़े हैं 8 5 x 6 10 5, तो यहाँ आंकड़ों की संख्या कितना हुआ 6 हुआ, है ना भाई। और आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, तो जितना अंक है उसको जोड़ देंगे और x को अंक के साथ नहीं जोड़ सकते, उसको x के रूप में लिखेंगे, तो इसको जोड़ेंगे हम तो 34 धन x हमको प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो समांतर माध्य बराबर 34 धन x बटे 6। तो हमें यहाँ पे समांतर माध्य कितना है, प्रश्न में दिया है 7 है, तो समांतर माध्य के जगह में 7 लिख दिया है ना, और ये बराबर 34 धन
6, ये 6 और ये 7 का तिर्यक गुना किया, क्योंकि ये 7 के बटे में कुछ नहीं है तो 7/1 है, तो ये इसका गुना इसके साथ होगा, ये ऐसे इसका गुना इसके साथ और इसका गुना ऐसे नीचे वाले गुना इसके ऊपर वाले के साथ होता है। तो 7 के गुना 6 के साथ हुआ 34 धन x हो जाएगा। 7 6 के 42 हुआ 34 धन x। ये 34 का अपन पक्षांतर किए लेफ्ट साइड में, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। जब भी पक्षांतर करते हैं तो जो संख्या अपना साइड बदलता है उसका चिन्ह, उसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया तो इसको घटाया तो 8, तो 8 बराबर x, तो x को इधर लाया 8 को इधर ले गया, तो दोनों का पक्ष बदल रहा है इसलिए दोनों का चिन्ह बदलेगा, लेकिन दोनों का बदलेगा तो इसका चिन्ह दोनों ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार इसमें चिन्ह दोनों को जब हम एक साथ बदलते हैं पक्ष को, जैसे ये इधर गया ये इधर गया तो चिन्ह नहीं बदलते, तो हमारा x हो जाएगा 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 6.1 यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।